है। देखिए गुप्त प्रशासन के जो बारे में पढ़िएगा ना, तो ये देखिए पहली बात तो ये दरोगा जीडी सब में नहीं पूछता है प्रशासन के बारे में। इस समय पूछता है सीधा कौन स्थापना किया, नेपोलियन किसको कहते हैं, गुप्त वंश का, ठीक है, गुप्त संबंध कौन चलाया था, ये सब क्वेश्चन जो जेन्युइन क्वेश्चन होता है, ठीक है। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, ये सब चीज़ क्वेश्चन पूछता है। गुप्त प्रशासन के बारे में जो लिखने के लिए कहेगा ना, ये पूछता है पीसीएस एग्जाम में कि गुप्त प्रशासन के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में आप लिखिए। तो आपको कम से कम 3-4 पेज लिखना होता है इसके बारे में कि गुप्त के बारे में, प्रशासन के बारे में, ठीक है। जैसे मौर्य काल के प्रशासन के बारे में जो पढ़ा गया है, वही प्रशासन आज भी देश में चल रहा है कि जो सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य सब जो प्रशासन चलाते थे, वही प्रशासन तो आज भी चल रहा है, ठीक है, मिला जुला प्रशासन। तो गुप्त का प्रशासन देखिए, ये सब काहे पूछता है पीसीएस में, क्योंकि पीसीएस से जो अधिकारी बनता है उसको चलाना आता है समाज को, समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, वो समाज को चलाएगा। और क्या कहते हैं, उसको सारी रणनीति जो उसको रणनीति सरकार बताएगा उसको धरातल पे लाना है, तो कैसे सीखेगा, यही सब चीज़ पढ़ेगा तब ना कि एक राजा अकेला राजा होके कैसे उसको ज़मीन पे उतारा, ठीक है। यही सब चीज़ बताया जाता है किसमें, प्रशासन को लेकर। इसीलिए प्रशासन को लिखने के लिए कहा जाता है कि प्रशासन के बारे में लिखिए। तो देखिए गुप्त साम्राज्य के जो प्रशासन पढ़ते हैं हम किसी चीज़ के प्रशासन के बारे में, जैसे आज के आधुनिक आदमी को हम लोग देखेंगे तो प्रशासन मतलब क्या, यहाँ के आदमी का रहन सहन कैसा है, ठीक है, यहाँ का आदमी का रहन सहन कैसा है, मतलब कि यहाँ के आदमी का जाति वर्ग क्या क्या है, क्या लड़कियों की शिक्षा अच्छी है कि खराब है, ये सब चीज़ देखते हैं ना। दूसरा हम लोग देखते हैं कि यहाँ का आदमी कमाता उमाता कैसे है, रोजी रोटी का क्या साधन है, पैसा किस तरह से कमाया जाता है, खरीद बिक्री के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करता है, यहाँ अभी के बारे में हम लोग जो देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ के लोग का धार्मिक जीवन क्या है। तो हम लोग कहेंगे क्या धार्मिक जीवन में हिंदूवादी है, नहीं है ना, धर्मनिरपेक्ष है, सभी को सरकार समानता दे रखा है, ये होता है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कला साहित्य सब में कि यहाँ का आदमी अपना अपना चीज़ लिखता है, कुछ कुछ कला है यहाँ के लोगों में, ठीक है, अपना मूर्ति बनाता है दुर्गा जी, सरस्वती जी का, इससे भी जीवन यापन करता है। तो यही सब चीज़ होता है धार्मिक, राजनीतिक, ठीक है। और राजनीतिक जीवन कैसे चल रहा है, देश का हेड कौन होता है, कैसे चल रहा है, किसी को दंड देने का क्या प्रावधान है, यही सब चीज़ ना। तो आप देखिए हिस्ट्री सब क्या है, समझ का विषय। अगर इसको आप रट लीजिएगा तो रटने से आप 1 पेज लिखिएगा, अगर आप इसको समझ जाइएगा अच्छे से तो आप उसको लिख सकते हैं 5, 6, 10 पेज आराम से अपने दिमाग से सोच के कि आज का जैसा जीवन है उसी समय का गुप्त में भी तो चलता होगा, वहाँ के भी राजा महाराजा चलाते होंगे ना। तो देखिए गुप्त में जो चलता था वो, जैसे अभी हम लोग क्या कहते हैं, गांव कहते हैं, ठीक है, गांव से ऊपर उठते तो हम लोग कहते हैं ब्लॉक लेवल का आता है, ठीक है। तो ब्लॉक आता है हम लोग का, अच्छा ब्लॉक से ऊपर जाते हैं हम लोग का क्या आता है, जिला में बटा हुआ है, और जिला के बाद राज्य में बटा हुआ है, और राज्य के बाद देश में बटा हुआ है। सेम यही चीज़ था वहाँ, लेकिन नाम अलग अलग था। और देश के अभी राजा होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, काम करता है भले प्रधानमंत्री, राजा तो राष्ट्रपति ही है ना। उसी तरह गांव होता था, लेकिन उस समय गांव नहीं कहते थे, उस समय ग्राम कहते थे, ठीक है। अभी गांव के हेड को हम लोग मुखिया कहते हैं, उस समय गांव ग्राम के हेड को ग्रामनी कहते थे, ठीक है। अशोक में भी यही चीज मिलता जुलता है। ब्लॉक को उस समय हम लोग पेट कहते थे गुप्त काल में, ठीक है, पेट। अब पेट के जो अध्यक्ष होंगे उसको पेटपति कहते थे, जो पेट जिससे होता है ना, पेट के अध्यक्ष क्या, पेटपति। पेट, पिठक नहीं, पिठक तो हो गया दूसरा चीज, पीठ तो हो गया, ये तो पीठ नहीं, पेट बोलते थे तब, नहीं पीठ नहीं, पेट। देखिए पेट के अति को क्या बोलते थे, पेटपति। उसके बाद हम लोग बोलते थे जिला। अच्छा, जिला को उस समय क्या बोलते थे हम लोग, विषय। जिला को बोलते थे विषय, और विषय को बोलते थे क्या, विषयपति, मतलब कि सिर्फ विषयपति लगा देना है। और राज्य को देखिए, खाली राज्य में याद रखना, राज्य को उस समय क्या बोलते थे, भुक्ति। क्या बोलते थे, भुक्ति। अब भुक्ति के हेड को भुक्तिपति भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलते थे, भुक्तिपति, भुक्ति कहते थे।
और देखिए देश में जो होता था, देश को हम लोग बोलते थे उस समय, जो देश था, ठीक है, वो राजा का क्या होता था, प्रांत होता था पूरा, ठीक है। जिसको देश नहीं बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे, गोरना। क्या बोलते थे, गोरना। अभी गोरना का हेड कौन होगा, गोरना देश का हेड ना हो, गोरना देश का हेड नहीं, देश को बोलते थे गोरना, ठीक है। गोरना का हेड कौन होगा, राजा। जैसे पूछ देंगे कि समुद्रगुप्त का गोरना कहाँ से कहाँ तक था, तो समुद्रगुप्त का गोरना वैशाली के हाजीपुर से लेके मालवा तक का था, और नीचे विंध्याचल पर्वत से लेके कश्मीर तक का था समुद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त द्वितीय का पूछेगा तो कहाँ से कहाँ तक, गुजरात के भौज तक चला गया था। तो महाजनपद सब हेड न था उस समय। तो महाजनपद था बोध से पहले, धीरे धीरे महाजनपद को मिला लिया गया था ना, महाजनपद को तो मिला लिया, तो महाजनपद सब तो बहुत छूट गया पीछे, कि महाजनपद में सूरसेन सबको, कनिक सब भी मिला लिया, तो बहुत महाजनपद तो निकल गया ना, सब बहुत जनपद को मिला लिया। तो इसके महाजनपद में अगर हम लोग जानते हैं कि देखिए कि पाटलिपुत्र से मराठा कहाँ मालवा तक रहेगा, तो हमको नहीं बना कि इसमें कौन कौन सा जनपद होगा। हम लोग पढ़े ना जनपद, कि कौशाम्बी कहाँ कहाँ है, वत्स कहाँ का है, कौशाम्बी कहाँ है, मथुरा कहाँ है, सूरसेन कहाँ है। तो हमको पता है कि यूपी में ही तो अधिक है, तो ये सब क्षेत्र तो आ ही गए ना समुद्रगुप्त के अंदर, नहीं आएगा। खाली राजस्थान में है विराटनगर, तो राजस्थान में पता है हमको कि विराटनगर नहीं आया होगा, ठीक है। दक्षिण में समुद्रगुप्त गया ही नहीं, दक्षिण में अस्मक है, अस्मक इसमें राज्य में नहीं है। तो सीधे क्या पाटलिपुत्र से मालवा तक की इसके अंदर जितना भी है महाजनपद 16 में, तो उसमें कौन कौन आया, तो ये तो चीज़ एक तो अथी है ना थिंकिंग वाला, कि हाँ ये सब चीज़ कलेक्ट आ गया। देखिए इसके हेड जो होते थे ना, एक कुर्सी ले लो कुर्सी, इसके हेड जो होते थे ना, वो होते थे कौन, राजा। इसके हेड जो होते थे वो होते थे राजा, ठीक है, राजा। और दूसरा बात देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्त वंश, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, गुप्त प्रशासन, गुप्त वंश का गुप्त प्रशासन, गुप्त वंश का गुप्त प्रशासन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रशासन में किसके अंदर चलेगा, राजा के अंदर। अब देखिए जैसे अभी क्या है, हम लोग का राष्ट्र है ना, चिन्ह है ना, राष्ट्रीय चिन्ह है ना, तो उस समय भी गुप्त प्रशासन का चिन्ह था, और गुप्त प्रशासन का चिन्ह क्या था, गरुड़। हम सब के बारे में बता चुके, गरुड़ था। इसके भाषा जो था ना, ये भाषा इसकी संस्कृत थी, इसकी भाषा, गुप्त प्रशासन की जो थी भाषा वो क्या थी, संस्कृत थी। तो ये लोग अच्छा संस्कृत भाषा इसका अथी है, इसका मतलब क्या, किस जाति को बिलोंग करता है, ब्राह्मण जाति से थे ये सब, क्या बेस्ट जाति से, लेकिन इसका धर्म क्या था, ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म मतलब क्या, विष्णु भगवान, शिव भगवान, इसी सब का ना धर्म था। तो इस सब के धर्म से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति थे, ठीक है। भाषा संस्कृत था। उसके बाद देखिए राजा को क्या होता था ना, यहाँ पे राजा जो अपने आप को जब राजा बनते थे, तो राजा ये कह के बनते थे कि हम जो है ना, हमको देवता भेजा है यहाँ पे राज करने के लिए। अपने आप को देवत्व सिद्धांत के तहत अपने आप को उजागर करते थे कि हम देवता के द्वारा, हमारे अंदर इतना क्षमता था कि देवता ही हमको, समुद्रगुप्त का कहना था ना कि हमको देवता ही भेजा है राज करने के लिए पृथ्वी पर, ठीक है, देवत्व सिद्धांत दिया। तो आप देखिएगा कि गुप्त वंश के बाद पहले कोई भी राजा अपने आप को देवत्व सिद्धांत नहीं मानता था, लेकिन गुप्त वंश के बाद आने वाले जो भी मुस्लिम शासक भी होंगे, कुछ साउथ के शासक भी होंगे, वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानेंगे, मानते हैं ना। तो ये सब की देन किसका है, राजा का, गुप्त वंश में, कि राजा जो है किसका सिद्धांत है, देवत्व का सिद्धांत दिया, यानी कि जो राजा कह दिया वो सर्वोपरि हो गया, ये सब चीज़ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था कि परह देखा गया है गुप्त वंश में कि बड़का बेटा जो होता था ना, बड़ा बेटा, वो राजगद्दी पर बैठेगा, बड़ा बेटा। लेकिन कुछ चीज़ था जहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय बन गया, गद्दी पर बैठा, ठीक है। लेकिन परह क्या था, ज्येष्ठ पुत्र को ही गद्दी प्राप्त होता था। चंद्रगुप्त पहले रामगुप्त, वही ना हम बोलेंगे परह हम शब्द लगाने का मतलब क्या है, हम डायरेक्ट नहीं ना बोलेंगे कि ज्येष्ठ पुत्र बनता है, हम परह लगा दिए। शब्द मेरा परह लगाने का कुछ तो अभिप्राय होगा, नहीं होगा, तो परह बोले क्या, परह जो है वो ज्येष्ठ पुत्र बनता था, ठीक है। और ज्येष्ठ पुत्र में आपको हम बताए थे कि चंद्रगुप्त प्रथम भी घोषणा कर दिए थे, अपने राजकाज में ही घोषणा करते थे कि अपने बेटा को गद्दी दे देते थे। जबकि आपको लोग मुगल काल में देखिएगा कि घोषणा करने से पहले मारपीट शुरू होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे घोषणा द्वारा उत्तराधिकारी पहले नियुक्त कर दिया जाता था,
जैसे कौन क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम क्या था, समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी नियुक्त करता था ना। तो इस तरह से राजा का सिद्धांत चलता था, ठीक है। और देखिए राजा जो होता था, यहाँ पे राजा के साथ में कहा गया है कि लड़कियां जो होती थी राजा की पत्नी, हम हर गुप्त वंश में उसकी पत्नी का नाम बताए हैं, हर पत्नी, ध्रुव देवी का नाम बताया है, कुबेर नागा का नाम बताया, बहुत देवकी, दत्ता देवी, सबका नाम बताया है। लेकिन ये सब का राजकाज में कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या, लड़कियों को सम्मान तो था लेकिन राजकाज में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था गुप्त वंश में। लेकिन मौर्य काल में ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि लड़कियां हस्तक्षेप करती थी राजकाज के काम में, लेकिन गुप्त वंश में लड़कियां राजकाज के काम में कौन करती थी बताइए? इनका पुत्री जो थी, पुत्री प्रभावती गुप्ता, पूना से उसका ताम अभिलेख मिला है। और ये गुप्त वंश में है प्रभावती गुप्ता, वो काटक का है। तो हम तो गुप्त वंश को लेके चल रहे हैं ना, लगभग उसी टाइम में। हाँ वही है ना। लेकिन गुप्त वंश में आप बताइए कि ऐसा कोई भी क्लू मिला है जहाँ पे पता चला होगा कि कुबेर नागा कोई लिखवाई हो या ध्रुव देवी लिखवाई हो? नहीं ना मना है ना। वो तो बकाटक उसका वंश हो गया ना, और लड़की किसी और वंश को संभाली तो उसका अलग खानदान चला जाता है, नहीं चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको दिमाग में रखना है, ठीक। उसके बाद देखिए हम लोग क्या देखेंगे, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन यही ना। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, राजा जो काज संभालेगा कैसे संभालेगा? सारा निर्णय खुद लेगा? नहीं, इसका एक मंत्री परिषद होता था। राजा का एक मंत्री परिषद होता था, और इस मंत्री परिषद में जैसे नहीं होता है पीएम मोदी का सेक्रेटरी सब है ना, सभी विभाग का हेड, तो वही सभी विभाग का हेड बैठेगा मंत्री परिषद में। अब मंत्री परिषद कोई भी निर्णय लेगा, उस निर्णय को क्या कहा जाता था, गुप्त रखा जाता था। तो मंत्री परिषद के द्वारा लिया गया निर्णय को राजा तक पहुंचाएगा कौन? तो पहुंचाने का काम जिम्मा था आमत्य का। किसका नाम था? आमत्य का। अमात्य जो प्रधानमंत्री की तरह होते हैं, अमात्य का काम था मंत्री परिषद द्वारा लिया गया सलाह को आप राजा तक सूचित कर दीजिए, राजा तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से मंत्री परिषद का काम राजा सौंपता था, ठीक है। लेकिन ये मंत्री परिषद का सारा चीज़ गुप्त रखा जाता था, ठीक है। लेकिन राजा को ये हक था कि इसका सलाह माने कि नहीं माने, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं सामाजिक जीवन में। सामाजिक जीवन में 4 तरह का वर्ण चलते आया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन 4 वर्ण में उपवर्ण जो हमको देखने के लिए मिलता है, यानी कि राजपूत में भी बहुत से विभाग में टूट गया, ब्राह्मण भी बहुत भागों में टूट गया, ब्राह्मण में भी उपजाति होती है ना। तो जाति में जो उपजाति हमको देखने के लिए मिला है वो गुप्त वंश में ही देखने के लिए मिला है। यानी कि यहाँ पे हमको उपजाति का वर्णन मिलता है कि क्यों उपजाति। देखो, हो सकता है उपजाति कैसे बनी होगी, हो सकता है कि ब्राह्मण की लड़की राजपूत के लड़का शादी कर लिया होगा तो उसका एक अलग कैटेगरी बन गया होगा, या राजपूत में ही कुछ निम्न काम करने लगा होगा, ठीक है, तो उसको अलग कैटेगरी में रख दिया गया होगा, ठीक है। नहीं, हम लोग में मान लीजिए कोई गलत काम करता है तो उसके पापा उसको घर से बाहर निकाल लेता, उसका कैटेगरी चेंज कर दिया, हाँ ब्राह्मण। तो इसी तरह इसी तरह से क्या होता है, उपजातियों का वर्णन हमको मिला, यानी कि ब्राह्मण में भी खंड बट गया, ठीक है। अच्छा, हम लोग अभी तक जो ऋग्वेदिक काल सब में पढ़ते आए थे कि ब्रह्मा जी के मुख से, बाजू से, थाई से, पैर के नाखून सबसे जो निकला है, यहाँ पे ब्राह्मण सब का अलग बन गया। ब्राह्मण को अर्थ दे दिया कि ब्राह्मण का जो तुलना है वो मतलब कि अतुल्य है, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। और क्षत्रिय का जो तुलना क्या है ना, वो अग्नि से किया है कि क्षत्रिय को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, युद्ध करता है क्षत्रिय, ठीक है। तो आग कितना भयावह होता है, तो क्षत्रिय का तुलना अग्नि से कर दिया, जिस समय क्षत्रिय का तुलना बाजू से किया जाता था, ऋग्वेदिक काल याद करो, ठीक है। और वैश्य जो बनिया होते हैं, जैसे गांधी जी सब देखते, गांधी जी कितना शांत हैं, नहीं एक थप्पड़ मारिए दूसरा थप्पड़ मारिए। तो वैश्य जो बनिया होता है, वैश्य जाति, उसको जल से किया गया तुलना, ये लोग शांत होते हैं, व्यापार के लिए बने हैं, ठीक है। और जो शूद्र होते हैं, शूद्र का वर्णन क्या है, विष से, विष जाति होता है ना, विष, किसी डोमा को छेड़ दीजिए तो मारिए बैठेगा, नहीं, तो विष से तुलना किया है, क्या की तुलना किया, विष से। तो हमारे पास 4 जातियां देखने के लिए मिलती है, उसकी उपजातियां बढ़ना शुरू होता है कहाँ, गुप्त वंश में, जो कि आज तक होते रहा है। दूसरा बात,
पहली बार कैस्त का उल्लेख दिया गया है इसमें। तो पहली बार पूछेगा कि कैस्त जाति का उल्लेख कहाँ मिला है? लाला। कैस्त मतलब क्या? लाला। लाला जाति का उल्लेख मिला है कि यहाँ पे गुप्त वंश में। देखिए, लाला जाति का जो उल्लेख सबसे पहले बार किया गया था वो यज्ञवल्लभ के द्वारा किया गया था, यज्ञवल्लभ ऋषि के द्वारा। लेकिन अभिलेखों में गुप्त वंश के जो साक्ष्य मिले हैं उसमें एक बताया गया है कि लिखा पढ़ी का जो काम करता था ना उसको कैस्त कह दिया गया था। तो इसीलिए जो वहाँ से एक परंपरा चली आई कि लिखा पढ़ी वाला काम जो होगा ना वो किसका होगा? कैस्त का। तो अभी भी देखिएगा कि कैस्त जाति का जो लोग होता है ना वो चित्रगुप्त का पूजा करता है और उस दिन अपने भाई या सबको पैन देता है। ठीक है, ये सोचता है कि लिखा पढ़ी का खाली काम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कैस्त जाति का सबसे पहली बार वर्णन हुआ है गुप्त वंश में। ठीक है, उपजातियों का वर्णन हुआ है किसमें? गुप्त वंश में। देखिए, लड़की, स्त्री की दशा जो है ना वो कहा जाता है कि गुप्त वंश में अनुमान लगाया जाता है। गुप्त वंश में ऐसे तो राजा लोग अपनी पत्नी को इज्जत दिया, आप देखे होंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी को बहुत इज्जत दिया, लेकिन उस इज्जत देने का कारण भी क्या था कि उस लिच्छवी को मिला नहीं पाया था वो। ठीक है, एक संबंध बना था जिसमें बराबरी का संबंध बना था, इसीलिए उसको इज्जत देना उसका कर्तव्य था। लेकिन यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है जब गोपराज की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी सती हो जाती है। इस राजा की पत्नी सती होने का मतलब है कि समाज में इस प्रथा का चलन होगा जरूर। तब तो राजा की पत्नी सती हुई ना। यानी कि सती का उल्लेख, यानी जब वर्णन मिला है पहली बार, इसका मतलब सती की प्रथा था। ठीक है, सती प्रथा का रहा है, सती प्रथा लोग करता था वहाँ पे लड़कियों की। दूसरा बात, राजा की पत्नी रहने के बावजूद भी लड़कियों का उल्लेख नहीं किया गया समाज के कामों में। ठीक है, मतलब कि तुमको हम दर्जा दे दिए, अभी लड़कियों को, भारत का भी आधुनिक में लड़कियों को खूब मान है, लेकिन एक भी संसद में अगर लड़की नहीं दिखे, एक भी आर्मी में लड़की नहीं दिखे, इसका मतलब क्या? लड़कियों का मान तो दिया गया लेकिन लड़कियों की स्थिति तो थोड़ा दयनीय है ना, उसको कुछ नहीं समझ पा रहा उस एवज में। इसका मतलब क्या कहना था? लड़कियों की जो दशा थी वो ठीक ठाक नहीं थी। मतलब कि जो ज्ञानी थी उसको थोड़ा सा मिलता था, लेकिन लड़कियों को दबा के ही रखा। यहाँ पर भी नहीं रखा, स्त्रियों को दबा के रखा गया यहाँ पर कि काम काज में लड़कियों का नहीं मिलता है जिक्र। ठीक है, जैसे राजा की बेटी थी प्रभावती गुप्ता, उसका हल्का सा उल्लेख मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ है काम काज में, सामाजिक स्थिति में। देखिए, सामाजिक स्थिति जो था, पहनावा ओढ़ना का क्या था कि जो बड़े घर के लोग थे राजा महाराजा, वो आभूषण ज़्यादा पहनते थे। देखते हैं राम भगवान सबका आभूषण, राम भगवान तो नहीं कुछ पहनते थे, वनवास से पहले देखेगा राम भगवान का नहीं, तो सोना वोना पूरा पहनते थे। ठीक है, और यहाँ पे वस्त्र का उपयोग होने लगा था, लोग वस्त्र पहनना शुरू किए थे, मतलब कि डिजाइनदार वस्त्र सब पहनना शुरू किए थे। तो सामाजिक स्थिति इस तरह से इसके चारों ओर घूमी फिरी हुई थी सामाजिक स्थिति। ठीक, अभी देखिए सामाजिक स्थिति में दंड देने का प्रावधान जो था वो देखिए क्या कहा जाता है कि फायान आता है, और फायान मध्य एशिया के बारे में, यानी कि मध्य प्रदेश के बारे में क्या कहता है कि यहाँ के लोग बहुत सुखी संपन्न थे, बहुत सुखी संपन्न थे, इतना सुखी संपन्न थे कि पशु बलि का भी बलि नहीं देता था, और ना ही क्या कहते हैं लहसुन प्याज सब खाता था। यहाँ तक जिक्र कर दिया वो कि आदमी अपराध करता था ना तो उसको मारा पीटा नहीं जाता था, उसको छोड़ दिया जाता था। बार बार कोई आदमी अपराध करता था तो उसका सिर्फ और सिर्फ दाहिना हाथ काट लिया जाता था। ये बात कहा है कौन? फायान। लेकिन फायान ये बात कहा है वो मध्य देश के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं था गुप्त साम्राज्य में। गुप्त साम्राज्य में जो कालिदास जी सब जो वर्णन किए हैं, दंड का घोर प्रावधान किए हैं कि दंड घोर, मतलब कि घोर दिया जाता था दंड, क्योंकि कालिदास जो बुक लिखे हैं अभी कान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, इस सब में भी वो दंड का प्रावधान किया गया है। इस सब कहानी में वो सीधा लिखते हैं कि देखिए समाज है ना, जैसे यहाँ समाज में वेश्यावृत्ति चलती है तो गुप्त वंश में भी वेश्यावृत्ति चलती थी। देखिए रूप जीविका कहते थे हम वेश्यावृत्ति को, कहाँ? मौर्य काल में कहते थे रूपा जीविका बोलते थे ना। यहाँ पे वेश्यावृत्ति को हम लोग गणिका कहते थे, गणिका। ठीक है, तो कहा जाता है, उल्लेख किया है कालिदास कि गणिका को एक आदमी ले गया बगीचे में, गला घोट के मार दिया।
तो उसको सजा दिया। सजा क्या दिया कि उसको पकड़ के ले गया और जुलूस के साथ सजा दिया जाता था यहाँ पर, कि पकड़ के ले आता था जुलूस में, हो करके नहीं ले जाता है, हो करके जुलूस में ले जाया जाता था और उसको सुनाया जाता था कि फलनामा का बेटा फलनामा का व्यापारी है, इसने इस आदमी के साथ ये कर्म किया है, ठीक है। और उसके बाद जब सब कोई हाँ करता था कि हाँ इसको लटका दीजिए, तो उसको लाल वस्त्र पहनाया जाता था। लाल वस्त्र पहना के उसके ऊपर पर आटा मला जाता था, लाल वाला आटा नहीं होता, लाल पीला करके आटा मला जाता था, जो रंगोली बनाते हैं, लाल वाला मल के उसको तब फांसी दिया जाता था उसको, ठीक है। लेकिन यहाँ भी है कि उसको देखिए, जैसे वहाँ पे न्यायालय था, तो न्यायालय में जैसे महादंडाधिकारी था, अगर महादंडाधिकारी उसको दे दिया फांसी तो उसको फांसी पड़ गया पैर के नीचे। लेकिन अगर राजा चाहेगा, मान लो राजा का पुत्र ही कोई गलती कर दिया, थोड़ी ना महादंडाधिकारी दे पाएगा, तो उसका निर्णय आखिरी कौन लेगा? राजा। यानी कि दंड का विधान भी आखिरी में कौन करेगा? राजा। लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब किस्मों भी देखने के लिए मिलता है गुप्त वंश में, कि यहाँ पर हम पाप किए हैं, हम गलत काम किए हैं या नहीं किए हैं, इसका निर्णय कुछ अजीब तरीके से लिया जाता था। जैसे हम मान लीजिए कोई गलत काम किए हैं, ठीक है, तो अब हमको फांसी पर लटकाया जाएगा, लेकिन हम तो बोलेंगे कि हम गलत काम नहीं किए हैं काम। तो इसके लिए क्या किया जाता था ना, आदमी को परीक्षा से गुजारा जाता था। परीक्षा से क्या गुजारा जाता था कि आदमी को एक थैला में बंद किया जाता था और एक पत्थर को एक थैला में बंद किया जाता था और दोनों को फेंक दिया जाता था गहरे खाई पानी सब में, नदी सब में। अगर आदमी तैर गया तो मतलब कि आदमी पाप नहीं किया था, अगर पत्थर तैरने लगा यानी कि वो पाप किया है, तो फिर उसको निकाल के फांसी पर लटका दीजिए। हाँ, अगर इस परीक्षा में आप पास नहीं कर पाए तो आपके लिए दूसरा परीक्षा का भी प्रावधान उसमें किया गया था कि अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा मतलब आगों पे आपको चलना है और आग के लावा को आपको मतलब कि मुंह में लेना है। अगर आप बच जाते हैं, अगर आप पाप नहीं किए तो आप बच जाइएगा, अगर बच जाइएगा तो आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। अगर आपका शरीर हल्का सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है, पैर जला या कुछ भी, तो आप मतलब पाप किए हैं। मतलब कहा जाता था कि पाप आदमी को आग नुकसान पहुंचाएगा और जो पाप नहीं किया उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। और इसी तरह विष की भी परीक्षा से गुजरना पड़ता था कि अगर किसी को चाहिए तो किसी चीज़ में विष लगा के उसको खिला दिया, अगर वो पापी है तो मर जाएगा और पापी है तो बच जाएगा। इस तरह से भी प्रावधान गुप्त वंश में हमको देखने के लिए मिला। तो थोड़ा सा सामाजिक स्थिति तो भाई अभी जब चल रहा है समाज में, है ना, अंधविश्वास, तो उस समय रहा होगा तो क्या दिखा, तरीका है उस सब का। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक में ये सब चीज़ हो गया, ठीक है। देखिए सामाजिक के बाद में हम लोग देखते हैं आर्थिक। और आर्थिक व्यवस्था अभी की तरह ही थी। अभी आर्थिक व्यवस्था 3 तरह की है। कौन कौन तरह की है? प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर, है ना। प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर। तो प्राथमिक सेक्टर में हम लोग कृषि उर्सी को लेते हैं, द्वितीय में हम लोग उद्योग सबको लेते हैं और तृतीय सेक्टर में हम लोग सेवा सबको लेते हैं, ठीक है। सेम वही कंडीशन था। आर्थिक व्यवस्था जो थी, आर्थिक व्यवस्था ज़्यादातर कृषि पर निर्भर थी, कृषि पर निर्भर है आर्थिक व्यवस्था। और आर्थिक व्यवस्था जो कृषि पर निर्भर है, वो आर्थिक व्यवस्था में क्या कहते हैं कि देखिए, इसका कृषि का हुआ तो कृषि का व्यापार भी होगा, व्यापार होगा ना, क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य भरूच बंदरगाह तक के क्षेत्र को जीत लिया था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि इसका अधिकार भरूच बंदरगाह तक था, जहाँ से व्यापार किया जाता था अरबों से, ठीक है। और एक तरफ इधर आता है आंध्र प्रदेश तक, त्राम लिप्ति यहाँ तक। तो ये 2 है जहाँ से व्यापार किया जाता था। आपको बंदरगाह पूछेगा, देखो सिंधु सभ्यता में बंदरगाह हम लोग जानते हैं ना, लोथल गुसाल, हाँ पूछता है ना, हाँ। तो ये सब पूछता है कि देखिए भरूच बंदरगाह और त्राम लिप्ति 2 बंदरगाह से होता था व्यापार, हाँ इधर से। लेकिन जो मुख्य अभी भारत का व्यापारिक केंद्र का मुख्य शहर कौन सा है? हम लोग मुंबई बोलते हैं। मुंबई से सबसे ज़्यादा पेट्रोल, बम्बई हाईवे सबसे आता है, बम्बई हाईवे बोलते हैं, बम्बई हाई से। तो उसी तरह से उस समय सबसे ज़्यादा फेमस जो था वो था उज्जैन। सबसे ज़्यादा फेमस जो था क्या था? उज्जैन।
तो व्यापारिक केंद्र पूछा जाता है गुप्त वंश में कौन सा थे, तो क्या था, उज्जैन। हाँ, क्या बोलेंगे, उज्जैन। बंदरगाह क्या था, भरोच और ताम्रलिप्ति। लेकिन हम बता चुके हैं कि गुप्त वंश सबसे बेसी जो है, गुप्त वंश सोने का सिक्का चलाया है। चंद्रगुप्त द्वितीय शक को जीतने के बाद चांदी का सिक्का चलाया है। तो सोना और चांदी का सिक्का का जो वर्णन आता है, सोना का सिक्का को हम लोग कहते थे दिनार, और चांदी को सिक्का को हम लोग कहते थे, हाँ, रुपयक। ठीक, चांदी का सिक्का, सोना को सिक्का को, ठीक है। सोने को सिक्का अगर हम मान लीजिए, अब हम व्यापार करते हैं अभी हम लोग, तो अभी से तुलना कीजिए ना, अभी व्यापार करते हैं टैक्स चुकता करते हैं ना जी, तो क्या ये लोग व्यापार जो करेगा टैक्स चुकता नहीं करेगा? तो टैक्स चुकता करने का 2 तरीका था, अभी बस टैक्स चुकता करने का 1 तरीका है, सीधा पैसा। जाइएगा मोदी सरकार को, या कि हम 10,000 रुपया के बदले 10 कुंटल गेहूँ दे देते हैं टैक्स के बदले, लेगा? नहीं लेगा, पैसा लेगा। उस समय 2 तरीके से आप टैक्स चुकता कर सकते थे। लेकिन गुप्त वंश के जो राजा थे ना, बहुत अच्छे थे, वो ज़्यादा टैक्स नहीं लगाते थे, वो लगाते थे 1/4 से 1/6, यानी कि जहाँ पे नागरिक ज़्यादा खुश है, जैसे उज्जैन सब तरफ 1/6, मध्य प्रदेश में, अब पाटलिपुत्र सब में 1/4, तो 1/4 से 1/6 तक देखने के लिए मिला है। जबकि अलाउद्दीन खिलजी साला आधा लेता था, जैसा ना, वो तो कायर था, मुसलमान था, तो ये 1/4 से 1/6 लेता था। तो आपको देने का मन है भाई, राजा उदार है समुद्रगुप्त सब, देना है क्या, कृषि में दीजिएगा, अनाज दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, अनाज दीजिएगा तो उसको कहा जाता था मैं, राजा के लिए हम मैं लाए हैं, समझ आता था कि ये वस्तु कोई लाया होगा। हाँ, नहीं अभी तो मैं, हाँ, आवाज़ बदली बदली ना था। अगर हम लोग कहा था कि पैसा ही रण्य लाए हैं, तो मतलब क्या, या तो हम राजा के लिए हिरण्य लाए, मतलब कि राजा के लिए पैसा लाएंगे, या तो सोना के या चांदी का लाया होंगे, ठीक है। अब वस्तु लाए होंगे तो मैं लाए होंगे, ठीक है। तो ये इंडिकेट किया गया है आर्थिक व्यवस्था में। देखिए अभी हम लोग कहते हैं सरकारी भूमि, बंजर भूमि, ठीक है, चारागाह भूमि बोलते हैं ना, मुंगेर अथी जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग चारागाह भूमि, बुगियाल उत्तराखंड में चारागाह भूमि। तो उस समय चारागाह भूमि को हम लोग कहते थे गोचर। गोचर मतलब गाय चरने वाला, गोचर, सिंपल सा गाय चरने वाला क्या, गोचर। ये तो चारागाह भूमि को हम लोग कहते थे। क्षेत्र जो होता था, क्षेत्र, ये क्षेत्र होता था जहाँ पे कृषि उर्षि हो सके, उस क्षेत्र को उसको जमीन को कहा जाता था क्षेत्र। और जहाँ पे राजा लोग नगर बसता था, अभी हम भी कहते हैं ना वस्तु शास्त्र को देख के बनाएंगे, तो जहाँ पे राजा लोग नगर बसा के रहेगा, प्रजा सब नगर बसा के रहेगा, उसको क्या कहेंगे, वस्तु। जहाँ पे मकान बना के रहा जाता था उसको कहा जाता था वस्तु, और जहाँ पे कृषि किया जाता था उसको कहते थे क्या, क्षेत्र। आइए चारागाह भूमि, चारागाह भूमि आ रहा कि कट गया ये, हाँ, चारागाह भूमि। समझ रहे हैं कि नहीं है? शायद समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो बोलिए, नहीं समझिएगा तो फिर ठेठी भाषा में समझाना पड़ेगा। नहीं, देखिए बस यहाँ से कलेक्ट कीजिए अर्थव्यवस्था, वहाँ अर्थव्यवस्था ले जाइए, यहाँ के सामाजिक जीवन का तुलना कीजिए, वहाँ ले जाइए, तो रटना नहीं पड़ेगा। सामाजिक देख लिए ना, आर्थिक देख लिए ना, अब क्या बचा है, राजनीतिक। राजनीतिक भी देखिए, राजा का सबसे बड़ा हक होता था, मंत्रिपरिषद के रूप में काम होता था, नहीं हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे धार्मिक, ठीक है, देखिए धार्मिक, यहाँ देखिए धार्मिक जीवन देखिए, ये बहुत अच्छा लगता है। क्यों? हिंदू धर्म धरातल में चला गया, कब? जब अशोक राजधर्म बना दिया बौद्ध धर्म को, तो हिंदू धर्म कहाँ चला गया? धरातल में। लेकिन पुनः पुष्यमित्र शुंग हिंदू धर्म का पुनः उजागर किया, ठीक है। उसके बाद उल्लेख आता है तो हमको मात्र गुप्त वंश में, पुष्यमित्र शुंग के बाद जो राजा आता है गुप्त वंश में, जो कि उत्तर भारत में अश्वमेध यज्ञ करवाया। यानी कि पुष्यमित्र शुंग और गुप्त वंश में 400 टाइम का पीरियड आता है, उस बीच में कोई राजा नहीं है अश्वमेध यज्ञ करवाया। साउथ में करवाया लेकिन यहाँ उत्तर भारत में नहीं करवाया।
पहला बार अश्वमेध ये करवाता ना, दो कौन? समुद्रगुप्त। इसका मतलब क्या? इसका धर्म क्या था? ब्राह्मण धर्म था। ठीक है, ये ब्राह्मण में इसका जो ब्राह्मण, जैसे हम लोग का होता है क्या, अभी हम लोग कहेगा कि कौन सा भगवान का ज़्यादा पूजा करते हैं, तो कहना मुश्किल है। कोई दुर्गा जी का भक्त है, कोई हनुमानों जी को मानता है, लेकिन उस समय सबसे विख्यात जो हुए थे ना, वो विष्णु भगवान का 12 अवतार जो है, हाँ 12 अवतार जो है, जिसमें कितने उठा लिए थे पृथ्वी को, 12। हाँ, 12 अवतार नहीं समझते हैं? ऐसे, हाँ ऐसे सूर आता है, हाँ उठाता है, हाँ। तो 12 अवतार जो है ये क्या था? हाँ, हिरण्याक्ष कुमार। तो 12 अवतार हो गया। ठीक है, विष्णु भगवान का प्रसिद्ध था। इस वंश में एक चीज देखने के लिए मिल रहा है कि विष्णु भगवान का बहुत पूजा किया गया। कहा है कि समुद्रगुप्त जो भी सिक्का चलाया है, गरुड़, धनुष वाला, बाण वाला, ठीक है, परशु वाला, ठीक है, ये सब सिक्का तो विष्णु भगवान को इंडिकेट करता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि शिव जी को वो लोग नहीं मानते थे। शिव जी का बेटा को कार्तिकेय का सिक्का चला दिया कुमारगुप्त। ठीक है, तो विष्णु भगवान को ज़्यादा महत्व था, तो शिव जी को भी पूजा करता था ये लोग। और दूसरी बात, शिव जी का पूजा करता था तो ऐसा नहीं था कि राज धर्म सीधा शिव धर्म बना दिया या वैष्णव धर्म बना दिया। ये बुद्ध को भी उतना ही संरक्षण दिया जितना जैन को दिया। हालांकि जैन ज़्यादा नहीं पनप पाया क्योंकि जैन साउथ तरफ भाग गया था, लेकिन बौद्ध को ज़्यादा ये दिया। इसीलिए तो फायान आया, तो फायान को कहाँ भगा दिया? फायान को चंद्रगुप्त इज्जत दिया पूरा फायान को। और दूसरा बात हमको देखने के लिए मिलता है, गुप्त वंश में ही 2 गो, एगो बाघ का गुफा ये जुड़ा होता है, बाघ का गुफा, ये सब एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता की गुफा, हाँ अजंता की गुफा का खोज हुआ था 1819 में और इसका खोज हुआ था 1818 में। इसको अलेक्जेंडर, सर अलेक्जेंडर नाम सुनी हो ना, वो क्या था? अजंता का। ठीक है, और बाघ का गुफा का खोज किया था डेजले। ठीक है, हाँ इसको खोज किया था डेजले। तो बाघ की गुफा का खोज, अजंता की गुफा का खोज। देखिए बाघ की गुफा में यहाँ समझ लीजिए सरकारी लिखले है, वो जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का बनता था ना, वो सब हम उसमें हटा दिए। ठीक है, हाँ वो सब हम हटा दिए उसमें, क्या कि हम अपने जानते हैं कि विद्यार्थी का छूटना नहीं चाहिए भाई, ज़्यादा हो जाए कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बोलने वाला चीज़ है वो समझाने का, वो खाली बोल देते हैं। देखिए बाघ में कुल 9 की गुफा, 9 गुफा है। अब बाघ गुफा पूछेगा है कहाँ, तो मध्य प्रदेश के धार जिला में। ठीक है, बाघ गुफा में जो चित्रकारी मिलता है वो भी गुप्त वंश के दौरान ही देखने के लिए मिलता है, मतलब गुप्त वंश से ही जुड़ा हुआ इसको भी मानता है। उसके बाद अजंता में कुल 29 गुफा है, समझते हैं 29 गुफा। लेकिन गुप्त वंश से पूछेगा कौन कौन जुड़ा है, 16, 17, 19। देखिए 19 पहला, इस 29 गुफा में जो पहला गुफा है उसी में दिखाया गया कि बुद्ध भगवान नहीं ऐसे प्रणाम करते हैं, हम लोग फिर उठते हैं तो ऐसे करते हैं, तो भूमि को स्पष्ट करते हैं पद्मासन में बुद्ध भगवान को पहला में गुफा में। ठीक है, जबकि 16वां गुफा में मरणासनी राजकुमारी का वर्णन है। सुबह नहीं बताए थे राजकुमारी का, हाँ क्या था, मरणासन राजकुमारी के बारे में। और 17 जो था 17 उसमें जातक कहानी के बारे में वर्णन है। ठीक है, और 19 में दिखाया गया है कि बुद्ध भगवान जैसे भिक्षा लेने के लिए जाते हैं ना, तो उसको कोई भिक्षा दे रहा है। तो ये 3 दिखाता है अजंता की गुफा क्या बौद्ध भगवान से जुड़ा है। जबकि एलोरा का गुफा पढ़ेंगे तो राजपूत वंश में चला जाएगा वो। ठीक है, उसमें कुल 34 गुफा है। ठीक है, और उसको क्रम से भी बताया गया कि 1 से 12 तक का कौन किसका गुफा, बौद्ध का, फिर 13 से लेकर 29 तक हिंदू का, और फिर 30 से 34 तक जैन का। लेकिन इसमें 29 गुफा में चित्रण बहुत अच्छे से किया गया है कहाँ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कौन सा भाई, अजंता वाला गुफा, आई तो मध्य प्रदेश में। लोकेशन आप याद रखिएगा कि पूछता है कि कहाँ कहाँ है। तो बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला ना, तभी तो 3 गुफा खुदवा दिया ना। बौद्ध धर्म, सॉरी, गुप्त वंश में एक चीज़ हमको सबसे अच्छा देखने के लिए मिलता है कि ये लोग सूर्य को बहुत इज्जत देते थे, और यहीं से सूर्य उपासना जो शुरू हुआ वही आज हम लोग छठ पूजा के रूप में मनाते हैं।
सूर्य को इतना ये लोग तवज्जो देते थे कि कहा जाता था कि सूर्य जैसे उदय होता था कि सभी लोग इसको श्रद्धांजलि देते थे जल चढ़ा के, ठीक है, और रहम करते थे कि तीनों लोग का जो उजागर करते हैं कौन करते हैं, सूर्य भगवान ही करते हैं। उसमें कालिदास जी और भी जितने भी ऋषि मुनि हैं सभी वर्णन किए हैं कि सूर्य भगवान का श्रुति बहुत अच्छे से गाते थे कि आप ही कारण, आप ही के उदय से चिड़िया, चुनमुन, राजा, रंक सभी क्या होते हैं, खुश होते हैं आपका उदय देख के, ठीक है। तीनों को पालते हैं, आपके किरण से ही ऊर्जा मिलता है, ताकत मिलता है। तो सूर्य उपासना का बहुत वर्णन किया गया है। और आदमी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नदी में स्नान करके जल चढ़ाया करते थे सूर्य भगवान को। वही परंपरा जो चलते आया है, जिसके लिए हम क्या मनाते हैं, छठ पूजा मनाते हैं। तो छठ पूजा का जो शुरुआत हुआ था वो गुप्त वंश से ही हुआ था, ठीक है। छठ पूजा की शुरुआत सूर्य को यहाँ बहुत तवज्जो दिया गया है सूर्य भगवान में। यहाँ तक कि समुद्रगुप्त तरह राजा चंद्रगुप्त प्रथम राजा भी सूर्य की उपासना किया करते थे, ठीक है। यहाँ तक हो गया धार्मिक जीवन में। अच्छा, धार्मिक जीवन में यहाँ पे एक चीज़ आपको और क्या हुआ नहीं समझ में आ रहा है। धार्मिक जीवन में देखिए हम लोग क्या, इससे पहले मूर्ति जो बनता था वो बनता था मथुरा कला में, मथुरा कला में। अच्छा, देखते हैं भगवान का मूर्ति होगा ना, आपका मूर्ति देखते हैं तो कोई देता है पीछे घिरनी, इसको बोलते हैं प्रभा मंडल, नहीं चाहिए पीछे, हाँ प्रभा मंडल, शक्ति नहीं है तो भगवान के पीछे रहता है ना, ये हाँ देखिए पीछे है ना प्रभा मंडल। तो ये प्रभा मंडल हुआ करता था, ठीक है। तो मथुरा कला में क्या था कि मथुरा कला चला था कब, याद कीजिए, मथुरा कला और यूनान का कला मिलकर गंधार कला बना था। मथुरा कला में क्या मूर्ति जो बनता था ना, अभी भी आप देखते होंगे बहुत जगह, तो नग्न मूर्ति बनता था भगवान का। भगवान हो, देवी देवता हो, आदमी पुरुष सबका नग्न मूर्ति बनता था, ठीक है। उसके बाद हल्का सा गंधार कला जब आया तो लोग हल्का सा उसको झालीदार वस्त्र पहनाने लगा, ठीक है। उससे भी उसकी नग्नता समाप्त नहीं हुई। और प्रभा मंडल जो दिया जाता था ना, वो सीधा साधा मट्टी का बना कर दे दिया। लेकिन गुप्त वंश जो आया वो मथुरा कला को में सुधार किया। सुधार क्या किया, अब जो भी मूर्ति बनाया जाता था वो मूर्ति में उसको वस्त्र पहनाया जाता था। और कैसा वस्त्र, पूरा शानदार, जैसे नहीं साड़ी ही पहनाया गया तो बहुत अच्छे से, ठीक है। कोई भगवान को वस्त्र ही दिया गया ऐसे ऐसे, ठीक है, तो बहुत सुंदर से, ठीक है। वस्त्र के साथ साथ उसके आभूषण भी दिखा दिया जाते थे। और प्रभा मंडल जो मथुरा कला में छोटा होता था वो प्रभा मंडल को बहुत बड़ा कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे दो तरह की मूर्ति बनती थी। एक पत्थर से काट की मूर्ति, जो अमीर घर के लोग होते थे वो पत्थर की मूर्ति बनाया करते थे और पत्थर की मूर्ति को बेच के रोजी रोटी कमाते थे, ठीक है। और पहले इससे गुप्त वंश से पहले जो मंदिर बनता था ना वो ऐसे बनता था, सपाट। कैसे, देखिए मनोहर स्कूल के बगल में जो मूर्ति बना है ना, मनोहर स्कूल बगल में कौन सा मूर्ति, शिव जी का नहीं मूर्ति है, मनोहर स्कूल पेट्रोल पंप पर, सीधे सपाट कर दिया, ऐसे सीधे सपाट कर दिया, मतलब कि छत, यही छत है, यहाँ भगवान आया पूजा कीजिए। लेकिन गुप्त वंश जो आया ना, ये ऐसे शिखर दे दिया। अब शिखर में यहाँ घंटा उंटा लटका हुआ, शिखर युक्त जो मंदिर देखने के लिए मिलता है वो गुप्त वंश में ही देखने के लिए मिलता है। और पहला इसका जीता जागरण उदाहरण हमको देखने के लिए मिलता है देवगढ़ यूपी में, दशावतार मंदिर, ठीक है। मंदिर बनाने के लिए पत्थर का भी यूज किया जाता था और मंदिर बनाने के लिए सिर्फ ईटा का भी यूज करता था, ठीक है। सिर्फ ईटा का, सिरपुर यूपी में है, वहाँ पे लक्ष्मण जी का मूर्ति बनाया सिर्फ ईटा में। तो भारत में निर्मित सिर्फ ईटा की मूर्ति लक्ष्मण जी की मूर्ति है, ठीक है। और कानपुर में है भीतर गांव की मूर्ति, कानपुर में, वो भी क्या है, सब शिखर युक्त। तो आज हम लोग का मंदिर कोई भी है तो ऐसे रहता है ना कि छत की तरह रहता है, सीधा ऐसे रहता है ना। कौन सिखाया, गुप्त बाबू, गुप्त वंश वाला सिखाया था ना, ठीक है। तो गुप्त वंश वाला हम लोग को सिखाया ये शिखर युक्त मंदिर, ठीक है। तो पूछेगा दशावतार मंदिर पहला उदाहरण देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अभी हम वही आपसे पूछने से पहले हम वही लगा दिए, बेसरे वाला, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए ये हुआ उत्तर भारत, ठीक है। उत्तर भारत में जो मूर्ति बनता था वो नागर शैली। दक्षिण भारत में जो मूर्ति बनती थी उस मूर्ति को कहते थे द्रविड़ शैली।
द्रविड़ शैली को देखिएगा, सबसे सुंदर जो मूर्ति बनता है ना द्रविड़ शैली का, देखिएगा सुपौल में नरपतगंज में पूरा नक्शाकशी करके बनाया है, विष्णु जी का मंदिर है ना नरपतगंज में। और दक्षिण भारत और उत्तर भारत मिला के मध्य देश में बनता था क्या, बेसर शैली। तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत में जो भी मूर्ति बना है द्रविड़ शैली का, और द्रविड़ शैली में पत्थर की नक्शाकशी खूब की जाती थी, बहुत महीन एकदम। इसीलिए देखिएगा रथ मंदिर सब कितना, देखिएगा ना कितना नक्शाकशी किया गया है। हमारे नागर शैली में स्तूप बना के दे दिया सिंपल, उतना नक्शाकशी नहीं किया गया है, ठीक है। और नागर और द्रविड़ शैली को मिलाकर बेसर शैली बनाया गया है, यानी कि कुछ सिंपल और कुछ इसमें नक्शाकशी भी। क्या होगा, बेसर शैली हो गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जैसे ये मैप से याद रखिएगा, जैसे होता है ना, यही मैप में एक पढ़े होंगे आप लोग ऐसे करके, ये हिस्ट्री में कि यहाँ पे चलता है क्या, अस्थाई बंदोबस्त अस्थाई बंदोबस्त, यहाँ पर क्या रैतबारी बंदोबस्त, यहाँ पर क्या मलबारी बंदोबस्त, ठीक है। इसीलिए लोकेशन याद करने का तो झंझट नहीं रहता, एक बार मैप में अगर बन जाता है तो, ठीक है। तो गुप्त वंश की जो मूर्ति थी क्या, कौन सी शैली में, नागर शैली में। मध्य भारत में जो बनता था क्या, कौन सा शैली, बेसर शैली। और द्रविड़ भारत में दक्षिण में द्रविड़ शैली। ये समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, अब धार्मिक जीवन हो ही गया, अब कितना धार्मिक जीवन ले जाए, बहुत हो गया, बोलने का तो 2 घंटा है। अब कौन सा बचा है, हाँ अब एक चीज़ बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है, हल्का सा, ज़्यादा मत लीजिए। देखिए इम्पोर्टेंट है वास्तुकला, साहित्य, ठीक है। मूर्ति बता ही चुके हैं, मूर्ति कैसे बनती थी, वस्त्र युक्त मूर्ति, ठीक है। अब प्रभा मंडल बहुत अच्छा। अब मूर्ति 2 तरीक़ा से, एक पत्थर की मूर्ति, लेकिन गरीब आदमी पत्थर की मूर्ति नहीं बनाता था, वो टेरी कोटा का बनाता था। टेरी कोटा मतलब क्या, मट्टी को पका के, ठीक है। और अपना जीवन यापन उसी से करता था, गुजारा टेरी कोटा की मूर्ति से। लेकिन टेरी कोटा की मूर्ति जो भी मिलती बनाई गई है, तो वो सबसे उच्च उत्कृष्ट था उसका, मतलब उसमें मट्टी का बनाने में ठीक, मतलब आँख मुँह देने में अच्छा रहता है ना, पत्थर को कितना छेनिस करेगा, ठीक है। तो मट्टी का मूर्ति। देखिए वास्तुकला में आपको बता चुके, मंदिर का क्या शिखर युक्त होता था, ठीक है। और क्या विष्णु भगवान का मंदिर, शिव जी का मंदिर, लक्ष्मी का, पार्वती का, सबको मिला है। लक्ष्मी जी को धन की देवी बताया गया है, ठीक है। लक्ष्मी जी को धन का देवी बताया गया है। उसके बाद देखिए साहित्य में, देखिए गुप्त वंश जो है ना, ये साहित्य काल के आदमी को, यानी कि विद्वान को बहुत संरक्षण दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को जब कोई भी काम नहीं मिल बचा, सारा राजपाट वो उसके पास आ ही गया, 9 रत्न रखे अपने दरबार में, उसका आँख लिबिल कर रहा, 9 रत्न रखे थे ना आप दरबार में। 9 रत्न का नाम क्या क्या था, बरुचि, तानसेन इसमें कहाँ आ गया, हाँ बरारुचि, बोलिए बरहामिहिर, बरुचि, बरहामिहिर, घटपर्ण, ठीक है। उसके बाद धन्वंतरी, ठीक है। उसके बाद कालिदास जी, ठीक है। अमर सिंह हो गया आपके पास। उसके बाद हो गया आपका घटपर्णक जो कवि था, ठीक है। ये था ये बेताल टाइप, हाँ जादूगर था वो, बेताल, विक्रम बेताल नहीं था, जादूगर बेताल था। उसके बाद था जो संस्कृत लिखे, व्याकरण लिखे थे, बररुचि, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक आपको याद रखना पड़ेगा आर्यभट्ट के बारे में, ठीक है। एक याद रखना बरहा मिहिर के बारे में, एक आपको याद रखना है ब्रह्म गुप्त के बारे में। उसके बाद देखिए कालिदास, देखिए यहाँ से क्वेश्चन देखिए, और भी है भास, स्वप्न भाषान लिखा है, ठीक है। शूद्रक मत्स्यकटिकम लिखा है, लिखा है ना। वत्सायन, कामसूत्र, हाँ कामसूत्र की रचना जो हुई है ना गुप्त काल में ही हुई है। और कौन किया है, वात्सायन किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्यभट्ट के बारे में कहा था कि आर्यभट्ट को हम लोग बिहार के हैं, हम लोग मानते हैं क्या, ये जन्म लिए हैं कहाँ, पटना, पाटलिपुत्र में, कुसुमपुर में, क्या कि ये अपने अथी में उल्लेख किए थे और सबसे अच्छा उल्लेख किए हैं कुसुमपुर का। तो हम लोग का मानना है कि कुसुमपुर में जन्म हुआ, लेकिन बहुत से इतिहासकार मानते हैं इसको कि नहीं ये महाराष्ट्र में जन्म लिए हैं, कुछ कहते हैं दक्षिण भारत में लिए हैं, तो लेकिन बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि नहीं कुसुमपुर में ही जन्म लिए थे, ठीक है। आर्यभट्ट ही है पहला जो कि आर्यभट्टियम किताब लिखा,
और इस किताब में ये बताया कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। कौन बताया? आर्यभट्टियम। सरस्वती जी सबसे बात ले रही हो क्या तुम? देखिए, आर्यभट्ट का एक और किताब रखिए, सूर्य सिद्धांत। और सूर्य सिद्धांत में देखिए बताया कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा का स्थिति बता दिया ये। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का स्थिति बता दिया कि नक्षत्र ग्रह के बारे में कि कैसे कैसे चंद्र ग्रहण लगता है। स्थिति बताने का मतलब क्या? चंद्र ग्रहण का उल्लेख कर दिया है। स्थिति मतलब कि चंद्र ग्रहण इधर, चंद्रमा उधर चला जाएगा तो चंद्र ग्रहण चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो को सूर्य ग्रहण। तो सूर्य सिद्धांत लिखाइए, सूर्य सिद्धांत। बताइए, उस समय कुछ नहीं था, तब बता दिया सब कुछ के बारे में, ना मोबाइल ना टेलीस्कोप, कुछ नहीं, तब पर भी बता दिया, इतना बड़का ज्ञाता थे। ठीक है, और उसके भी ज़्यादा पाई का भी मान दिया, ये जीरो का भी बताया, आविष्कार किया। बरहामिहिर जो था ना, ये बेहद संहिता लिखा। ये ज्योतिष शास्त्र थे और नक्षत्र के बहुत बड़का ज्ञाता था। कुल क्या इतना नक्षत्र? 27 को, राशि 12 को। ठीक है, नक्षत्र वो ज्योग्राफी में पढ़ाया है। तो बेहद संहिता। ठीक है, और बरहामिहिर क्या लिखा है? एक और किताब पंच सिद्धांत। ठीक है, जिसमें ज्योतिष ज्योतिष के बारे में बताया गया है। ठीक, अब ज्योग्राफी का बारी आ रहा है, इसलिए देखिए ब्रह्मगुप्त के बारे में याद रखिएगा। पहला व्यक्ति है जो न्यूटन से पहले बता दिया कि पृथ्वी में एक ऐसी बल है। देखिए, एक और बताए थे ना, नागसेन, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था नागसेन। आइंस्टीन का गया भारत का था ना नागसेन, जो कि मेहर किससे, क्या बोलिए, नागसेन वो नहीं था जी जिससे मिलिंद पनो से क्वेश्चन किया था? हाँ, वही, उसी को भारत का आइंस्टीन कहा था। नागार्जुन को कहा था, तब किसको कहा था? भारत का आइंस्टीन कहा था नागसेन को, नागार्जुन को। हाँ, आप देख, नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन से अलावा कहीं भी सर्च मार दीजिए, नागार्जुन से अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। नागार्जुन को भारत, वो तो मिलिंद पनो पुस्तक लिखा गया है, वो तो बौद्ध भिक्षुक है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। देखिए, ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त क्या कहा था? भारत का न्यूटन, क्योंकि ये बताए थे कि पृथ्वी में कुछ ना कुछ ऐसा बल है जो कि सभी कुछ को आकर्षित करता है, खींचता है अपनी ओर। ठीक है, तो पृथ्वी में, और बताए थे कौन किताब में? ब्रह्म बेहद संगीता, इसका है ना, इसका किताब का नाम क्या है? ब्रह्म सिद्धांत होगा इसका किताब का नाम, है ना। तो इसमें याद रखिएगा कि ब्रह्मगुप्त क्या कहता है? भारत का न्यूटन, मतलब न्यूटन से पहले सिद्धांत दे दिए थे ब्रह्मगुप्त। ठीक है, कालिदास, देखिए कालिदास जी जो लिखे हैं, ये सारा किताब लिखे हैं, अच्छा किताब लिखे हैं। इसके किताब याद रखिएगा, रघुवंशम, मल्लिका, अग्नि मित्रम, उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब पढ़े हैं ना जी। उसके बाद कुमार संभव, हम मोह लगा दीजिए बाद में। उसके बाद विक्रोम सम, ऐसे है कुछ करके, संभव। देखिए, एक बस याद एक चीज़ रखिएगा कि अभिज्ञान शकुंतलम को सबसे पहली बार यूरोपीय भाषा यानी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। पहला यही साहित्य है इंडिया का जिसको यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया है। कौन? अभिज्ञान शकुंतलम के। उसके बाद किया गया किसको? भागवत गीता को। तो भागवत गीता, महाभारत सबसे पहला अनुवाद किया गया है यूरोपीय भाषा में, किसको? यूरोपियन भाषा में, तो अभिज्ञान शकुंतलम को। लेकिन पूछेगा, एक किताब आता है विष्णुगुप्त का पंचतंत्र। ये ऐसा किताब है पंचतंत्र जो कि इसको सब देश, जहाँ पे जो भाषा चला है, सब भाषा में इसका अनुवाद हुआ है। तो सबसे ज़्यादा भाषा में भारत का कोई किताब अनुवाद हुआ है तो विष्णुगुप्त का लिखा हुआ पंचतंत्र।
ये सब किसके काल का है? गुप्त बाबू तो गुप्त के काल का है, ठीक है। और कुमार सबसे पहली बार किया गया था अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में, जो सबसे प्रसिद्ध भी है इसका रचना अभिज्ञान शकुंतलम का। देवी चंद्रगुप्तम लिखा था कौन? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम लिखा, ठीक। इतना चीज़ समझ में आ गया। बस इतनी चीज़ याद रखिए, ज़्यादा मत पढ़िए, लिख लो जो लिखना। रुपये पैसा को बोला जाता था, मन में सब धार्मिक आर्थिक सब हो ही गया ना, साहित्य वगैरह, बस काफ़ी है।